जिनके और अपने गए हैं वो किस कोर्ट में जाएं, लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान से ही आए थे टेररिस्ट। लेकिन भारत की सरकार के नतीजे सही ही हैं। पुलवामा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस आतंकी घटना की जानकारी क्षण भर में कैसे पता चल गई? पुलवामा वाली घटना का पता क्यों नहीं चला? लश्कर तैयबा ने जिम्मेदारी ली है कि हमने देखिए, कराया है। तो उनकी इज्जत आतंक की दुनिया में बढ़ जाए। लगभग 231 आदमी मारे गए। कि धर्म पूछकर मानना, इसे क्या कहेंगे आप? है कि ये सरकार से चूक हुई है। इंटेलिजेंस ने बताया था कि ऐसा कुछ बड़ा घटने वाला है, उसको नजरअंदाज करा गया। आर्मी की 83,000 पोस्ट खाली हैं, तो आप अपने घर के चारों तरफ चौकीदार लगा दे। हाँ, नहीं, हमें किसी दुश्मन ने सामने से मारा है कहेंगे कि हे भगवान, ये आतंकी घटनाएं रोज घटे जिससे मैं कुर्सियों पर बैठा रहूं। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो घटना हुई उसको वर्णन करना उसका बार बार वाकई दिल दुखाने वाली बात है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, वो भी टूरिस्ट के साथ होना, क्या ये सही है? हम जो टैक्स का पैसा भरते हैं, क्या वो हमारी सुरक्षा में काम नहीं आएगा, या यूं ही हम कहीं भी मार दिए जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है और सरकार से पूछना बनता है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं श्री विश्वात्मा जी, जो कि सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। आप एक पुनर्जागरण यात्रा भी निकाल रहे हैं और आपने दर्जनों किताबें लिखी हैं इन्हीं सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, साथ ही देश की समस्याओं को लेकर। जिन समस्याओं का हमारी तरफ ध्यान भी नहीं जाता उस पर आप बात करते हैं। तो हमने अपने स्टूडियो में आपको आमंत्रित किया है कि हम इस पहलगाम घटना के बारे में कुछ चर्चा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहलगाम में जो हुआ सबको मालूम है कि किस तरह से हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत दुखद घटना है और स्तब्ध कर देने वाली घटना है। हमें लगता है कि इस घटना से केवल भारत ही स्तब्ध नहीं हुआ है, पूरी दुनिया स्तब्ध हुई है। और मैंने तो भारत के पड़ोसी देशों को भी सुना है कि उन लोगों ने भी इस घटना से बहुत आहत हुए हैं। खुद पाकिस्तान की सरकार ने भी इसको कंडेम किया है और इसकी निंदा की है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं पाकिस्तान से ही आए थे टेररिस्ट। अब देखिए, सरकार के पास ऐसा क्या है जादू कि क्षण भर में वो जान जाती है कि उधर से घटना घट रही, इधर से इनको पता चल गया कि पाकिस्तान से घटना है। मेरा लगता है कि इस बारे में एक विश्वसनीय एजेंसी जांच करे और वो एक जिसकी जो राष्ट्रीय पक्षधरता है या राष्ट्रीय पक्षपात है, उससे मुक्त एजेंसी अगर कोई बात करे तो उस पर विश्वास दुनिया कर पाएगी। भारत की सरकार कहेगी और भारत के लोग मान लेंगे तो स्वाभाविक है, लेकिन भारत की सरकार के नतीजे सही ही हैं। इस बात का विश्वास लोग कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक पुलवामा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जब आज कई साल बीतने के बाद भी पुलवामा कोई घटना कैसे घटी थी, अब तक वह घटना घटाने वाले हमारे जवानों की हत्या करने वालों के बारे में कुछ नहीं पता चला, किसी को सज़ा नहीं मिली। तो पहलगाम की घटना जो घटी है, इस आतंकी घटना की जानकारी क्षण भर में कैसे पता चल गई? और जो जरिया था पता करने का, उसी जरिए से, उसी तरीके से पुलवामा वाली घटना का पता क्यों नहीं चला? इसलिए लोगों को लगता है कि सरकार जो बोलती है वह अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से बयान देती है। वह इन्वेस्टिगेशन का नतीजा नहीं है, इतनी जल्दी जांच नहीं होती है। लश्कर तैयबा ने जिम्मेदारी ली है कि हमने कराया है। संसार में जितने भी आतंकी संगठन हैं, कोई कुछ भी कर दे वो बढ़ चढ़ करके जवाबदेही लेते हैं, क्योंकि जितने आतंकी संगठन हैं वो सोचते हैं कि जितनी बड़ी सी बड़ी घटना घटे, अगर वो श्रेय मुझे मिल जाए तो उनकी इज्जत आतंक की दुनिया में बढ़ जाएगी। अभी अभी पाकिस्तान में थोड़े दिन पहले बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया, उसमें लगभग 231 आदमी मारे गए और हजारों लोगों को हाईजैक किडनैप किया था, पूरी ट्रेन ही किडनैप किया था। तो उसमें भी कई लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने किया। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार अगर कहती है कि साहब इन एजेंसीज ने, इन आतंकवादी संगठनों ने ये काम किया, तो उस पर विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी सरकारें आतंकी घटनाओं के बारे में बयान देती हैं
वो उनके राष्ट्रीय पूर्वाग्रह और राजनीतिक पूर्वाग्रह होते हैं। इसलिए आतंकी घटनाओं की, और अगर मान लो कि इस पर कोई विदेशी लिंक है, तो ये इसके लिए जांच की कोई ग्लोबल एजेंसी, वैश्विक एजेंसी बननी चाहिए जिसकी रिपोर्ट पर दुनिया भरोसा कर पाए। नहीं तो ये बातें आई गई होती रहती, इस तरह की आतंकी घटनाएं घटती रहेंगी। तो जो टूरिस्ट वहाँ थे, जाहिर सी बात है कोई अपने बचाव के लिए कोई हथियार तो लेकर गए नहीं थे। इस तरह से AK-47 लेकर एंट्री करना, बाकायदा उसको टारगेट करना, और सबसे बड़ी बात कि धर्म पूछकर मामला, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला हुआ है, इस बारे में हमारे जो किरेन रिजिजू मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो साफ साफ कबूला है कि ये सरकार से चूक हुई है। हाँ। हमारी सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई है, ये उन्होंने विधिवत कबूला है। और ये बात साफ है, इसके लिए किसी जांच की ज़रूरत नहीं है कि जब 40 मिनट तक गोलीबारी होती है, 40 मिनट तक लोगों का नरसंहार होता है, और 40 मिनट तक कोई भी सुरक्षा एजेंसी वहाँ नहीं पहुँचती है। इसका सीधा सा मतलब था कि सुरक्षा एजेंसियाँ बेखबर हो गई थी और उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। इंटेलिजेंस ने बताया था कि ऐसा कुछ बड़ा घटने वाला है, उसको नज़रअंदाज करा गया। मेरे को लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अशांत क्षेत्र है, जहां इंसर्जेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने इनपुट में आए दिन ये बातें बताती हैं कि कुछ घटने वाला है। वो बहुत बारी बातें बताती हैं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियों के कहने पर वो लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपने कार्रवाई कर रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए चूंकि काफ़ी दिनों से धारा 370 हटाने के बाद कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी थी, तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा एजेंसियां थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, और उसी रिलैक्स के होने के कारण ये दुर्घटना घटी है, जिसको सरकार के मिनिस्टर ने माना है कि वो सरकार से चूक हुई है। तो 370 हटाना कारगर नहीं रहा क्या? नहीं, धारा 370 हटाने से, देखो, धारा 370 हटाने से कोई कारगर मतलब वहाँ आतंकी घटना नहीं घटेगी, इसलिए तो हटाया नहीं। वो एक तो राष्ट्रीय स्पिरिट थी, राष्ट्रवादी सोच थी, इसलिए हटाया गया। बहुत लोगों को नागवार गुजरी थी ये बात, और जिनको नागवार गुजरी थी, जो मानते थे कि भाई वो कश्मीर की आज़ादी के लिए, आप कश्मीर को अपना आज भी अलग देश मानते रहे, वो उसके लिए लड़ते रहे, और वो लोगों को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था, और वो मौके की तलाश में थे, और सुरक्षा एजेंसियों के कारण वो मौका नहीं मिल पा रहा था। जब सुरक्षा एजेंसियां थोड़ी ढीली पड़ी, तो उन लोगों ने रेकी किया होगा, देखा होगा कि हम यहाँ पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, और लंबे समय तक फोर्स नहीं थी। हाँ। तो आज की बात नहीं हो सकता लंबे समय से वहाँ फोर्स ना हो, इसलिए उन्होंने ताक अपनी रिहर्सल में और रेकी में कामयाब हुए तो ये घटना घटाई। तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों की चूक तो है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना केवल सुरक्षा एजेंसियों का काम नहीं है। इसके लिए हमें व्यवस्थागत इंतजाम भी करने चाहिए, जिसके लिए सरकार कोशिशें नहीं करती। आर्मी की 83,000 पोस्ट खाली हैं, तो क्या माना जाए कि फोर्स की भी वहाँ कमी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि फोर्स, केवल फोर्स ही सुरक्षा का गारंटी नहीं हो सकती। फिर कैसे सुरक्षा होगी? आप दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है या गांव में झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े से परिवार की सुरक्षा के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर के चारों तरफ चौकीदार लगा दे, बंदूकधारी लगा दे कि आप पर कोई हमला करने आए तो बच जाए। दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों से दुश्मनी हुई है, उस दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर दे। तो जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा स्थायित्व वाला होता है, परमानेंट सिक्योरिटी है। पहला वाला तरीका बड़ा खर्चीला है। मान लो कि आपके घर की आमदनी 10,000 रुपया है, अब आप सुरक्षा चौकीदार लगा दिए कि भाई 4,000 5,000 तुम चौकीदार पर लगा दो, तो सोचो ये कहाँ तक उचित होगा। तो अगर आप दुश्मनी बढ़ाते जाओ, दुश्मनी बढ़ाते जाओ, दोस्ती में बढ़ा, लेकिन दुश्मनी जिनसे हो रही है उनसे दोस्ती न बढ़ाओ, तो इसका मतलब भी अगर आप पड़ोसियों से दोस्ती नहीं बढ़ाते तो अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। समझदार आदमी वो होता है जो सुरक्षा का भी इंतजाम करता है, और जिनसे शत्रुता हुई है उस शत्रुता को खत्म करने के रास्ते पर भी काम करता है। जो देश में हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल हम लोग कई साल से देख रहे हैं,
क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर जाने ली हैं, कहीं उस चीज़ का असर है? देखिए, दुनिया में दो कारणों से खून बहता है। एक सांस्कृतिक कारण है, एक आर्थिक। जब आदमी को आर्थिक अन्याय महसूस होता है, एक भाई को लगता है कि पिता ने बंटवारा किया लेकिन मेरे को कम दिया, मेरे सगे भाई को ज़्यादा दे दिया। जब यह भेदभाव महसूस होता है तब भाई को लगता है, जो वंचित भाई है, अन्याय का, जुल्म का शिकार भाई है, वो सोचता है कि मुझे हथियार उठा लेना चाहिए और वो खून खराबे पर आता है। इसको आतंकवादी हिंसा कही जाती है, नक्सली हिंसा कही जाती है, वामपंथी हिंसा कही जाती है, कम्युनिस्ट हिंसा कही जाती है, इसके तमाम नाम दिए गए हैं। इसी तरह दूसरी हिंसा है जहाँ खून खराबा होता है, खून बहता है, वो कल्चरल सफोकेशन है। जब आदमी का जो संस्कृति बोध है, जब उसे लगता है कि उसकी संस्कृति के सम्मान नहीं हो रहा है, उसकी आस्थाओं का सम्मान नहीं हो रहा है और उसके मूल्यों की इज्जत नहीं हो रही है, उसको बार बार अवहेलना की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, तब वो सोचता है हथियार उठा ले। तो ये दो कारण हिंसा के हैं। तो भारत में जिस प्रकार से हिंदू के मुसलमान के बीच एक नफरत का माहौल बनाया गया और ऐसा लगा कि जैसे कि अगर मुसलमान जिस तरह के हैं वैसा ही हिंदू हो जाना चाहिए, और ये कहा गया कि मुसलमान ज़्यादातर हिंसक होते हैं तो हिंदू को हिंसक हो जाना चाहिए। मुसलमान आस्थाओं पे चलते हैं, तर्कों पे नहीं चलते, तो हिंदुओं को भी आस्था पे चलना चाहिए, तर्कों पे नहीं चलना चाहिए। मतलब जितनी बातें हैं, उनको हथियार उठाना शौक है उनका, तो हमें हथियार उठाने लेना चाहिए। वो शांति की बात नहीं मानते तो आपको शांति नहीं बरतनी चाहिए। तो ये जो आपने बीज बोया कई सालों तक, उसका फसल लहलहाएगी तो काटना पड़ेगा। तो इसका परिणाम यह होगा कि जब आप हिंदू को मुसलमान से लड़ना सिखाएंगे और लड़ने की आदत पड़ गई और मुसलमान लड़ने को नहीं मिला, तो हिंदू क्या करेगा? उसे लड़ना है, वो तो जिन्न बन गया ना, तो वो फिर अपने ही किसी आदमी से लड़ेगा। इसलिए दुनिया में जितने समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि हिंसा सहज है, प्राकृतिक है। अहिंसा के लिए कुछ करने की जरूरत है, अहिंसा के लिए संस्कृति की जरूरत है, अहिंसा के लिए कोशिश करने की जरूरत है। अहिंसा पहाड़ी पर चढ़ाई है, हिंसा पतन है, लुढ़कना है, गड्ढे में गिरना है। इसलिए ये जो नफरत के आधार पर राजनीति की गई, और मैं यह नहीं मानता हूँ कि नफरत की राजनीति करने वाला ही गलत है। नफरत की राजनीति से वोट मजबूत होता है और आदमी को सत्ता तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसके लिए हमारी चुनाव प्रणाली भी दोषी है। वो इल्ज़ाम चुनाव प्रणाली पर है कि ऐसी चुनाव प्रणाली हमने क्यों अपनाई कि दो कौमों को लड़ाने के बाद हम दोनों की सेवा न करें और इसी किसी एक कौम की वोट लेकर सत्ता में पहुंच जाएं और सत्ता में बने रहें। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि नफरत करने वालों का दोष तो है, लेकिन उससे बड़ा दोष भारत की उस चुनाव प्रणाली पर है जो नफरत को ही सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाता है। वो चाहे जाति की नफरत हो, वो चाहे धर्म की नफरत हो, संप्रदाय की नफरत हो, वो चाहे क्षेत्र की नफरत हो, चाहे वो भाषा की नफरत हो, वो जितनी भी नफरत हैं, उसी नफरत की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा, नफरत पैदा करने वाले जितने दोषी हैं, उतनी दोष कम से कम, बल्कि उससे ज़्यादा दोष भारत की चुनाव प्रणाली का है, जिसको तत्काल बदलने की जरूरत है। देश में गुस्सा है, जाहिर सी बात है, गुस्से की बात है। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको गुस्सा है, लेकिन एक नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ और पैदा हो गया। लोग सवाल ये करते हैं कि हर आतंकवादी मुसलमान है, क्या कहेंगे? देखिए, हर मुसलमान आतंकवादी है, अगर ऐसा कोई कहे तब तो सरासर गलत है। हर आतंकवादी मुसलमान है, अगर ये कहते हैं तो दुनिया में आतंक के और भी देखें, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो मुसलमान नहीं है। और आतंक भी दो तरीके का है, एक आर्थिक आतंक है, एक सांस्कृतिक आतंक है। आप आर्थिक सांस्कृतिक आतंक में कह सकते हैं कि मुसलमानों का नाम आता है, लेकिन आर्थिक आतंक में कहाँ मुसलमान है?
दुनिया में आर्थिक आतंक भी है। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, ये मानना पड़ेगा कि वो आतंकवादी मुसलमान थे। देखिए, जहाँ मुसलमान थे, जहाँ आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, मुसलमानों के बारे में एक जनरल परसेप्शन है, और वो एक मुस्लिम चेतना भी है। वो मुस्लिम चेतना है कि वो हर चीज़ में कंप्रोमाइज कर लेंगे, उन्हें जितनी दुख में परेशानी में रखें वो रख लेंगे, लेकिन वो अपनी धार्मिक आस्था और धार्मिक चेतना से कंप्रोमाइज नहीं करते। कट्टरपंथी है। बात कट्टरपंथ की है, या ऐसे कहो कि ज़्यादा ईमानदारी से अपने मूल्यों के प्रति जुड़ने की है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि पूरे संसार में एक नए धार्मिक शिक्षण की जरूरत है। वो धार्मिक शिक्षण का अभाव मुस्लिम्स में भी है, वो धार्मिक शिक्षण का अभाव हिंदूज में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सब में है। अब एक बात बताइए कि इज़राइल तो मुस्लिम नहीं है। इज़राइल ने 47,000 लोगों की हत्या की है। यहूदी है, वो तो यहूदी है। और दुनिया में यहूदी सबसे समझदार कौम मानी जाती है। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज यहूदी कम्युनिटी के लोगों को मिली है। और वो कम्युनिटी को ये नहीं समझ में आया कि अगर मान लो उसकी देश के 1200 लोगों को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, गजा के लोगों ने, तो अब आप उन 1200 लोगों को की सजा, उसकी प्रतिक्रिया में 47,000 लोगों को मार देंगे, और दुनिया के जितनी भी ट्रीटीज हैं, जितनी भी संधियां हैं, सबका उल्लंघन कर देंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मानना बंद कर देंगे, उनकी हुक्मदुली कर देंगे। यह बात, इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी मूर्खता, इतना बड़ा गैर जिम्मेदारानापन तो इस्लाम में भी नहीं है। हाँ, और फिर कोई कानून भी नहीं। तो आप यह कैसे कह सकते हो कि इस्लाम के लोग ज्यादा आतंकवादी हैं और यहूदी कम आतंकवादी हैं? ऐसी घटनाएं अगर आप और इतिहास में ढूंढो तो आप पा जाओगे कि मुसलमानों की तुलना में दूसरे लोगों ने बड़े आतंक। धर्म कहीं भी इंसानियत को मारने की तो बात नहीं बताता, किसी का धर्म भी। मैं समझता हूं कि दुनिया के हर धर्म से जो आपराधिक और हिंसक वृत्ति के लोग हैं, अपने धर्म से हिंसा की प्रेरणा लेते हैं। धर्म एक आईना है। इस्लाम, सनातन, क्रिश्चियन, यहूदी, बौद्ध, जैन, ये सब एक आईना है। उसमें अपराधी जाके अपनी तस्वीर देखता है और एक संत जाके अपनी तस्वीर देखता है। धर्म न तो हिंसा पैदा करता है, न अहिंसा पैदा करता है। व्यक्ति की अपनी जो आंतरिक मनोवृत्ति है, उस आंतरिक मनोवृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए वो धर्म का सहारा लेता है। मुस्लिम भी ऐसा करता है, हिंदू भी ऐसा करता है, क्रिश्चियन भी ऐसा करता है, बौद्ध भी ऐसा करता है, सब लोग ऐसा करते हैं। जिस बौद्ध धर्म को हम सबसे बड़ा अहिंसा, संसार में अहिंसा का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं, उस बौद्ध धर्म के मानने वालों ने कितनी बड़ी हिंसा की है, क्या नहीं करी? इसलिए मेरा कहना है कि हमें यह मानना चाहिए कि पूरी दुनिया में अभी हमारी जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें अन्याय की बड़ी गुंजाइश है। बहुत थोड़े लोगों को न्याय मिल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था से और हमारी राज्य व्यवस्था से। बाकी लोग घुटन में हैं। जो घुटन में है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो उस घुटन को, जुल्म को, अत्याचार को सह लेते हैं, और दूसरे वो हैं जो सोचते हैं कि इस जुल्म को, इस घुटन को सहने से अच्छा है कि खुद भी मर जाओ और मरते मरते दूसरों को मार के मरो। यही आतंक को पैदा करने वाली जहनियत है। इसलिए मैं मानता हूं कि केवल सुरक्षा एजेंसियों से आतंक नहीं जाएगा। बंदूकें बढ़ाने से बंदूकों को रोका नहीं जा सकेगा। जब तक जहां जहां अन्याय की गुंजाइश है, हर व्यक्ति को दुनिया में महसूस होना चाहिए कि उसके साथ न्याय हो रहा है। अगर उसको लगेगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो एक न एक दिन यह जो फीलिंग है, यह जो एहसास है, ये आतंक में बदलता है। कैसे ठीक होंगे ये हालात? हम ये मानते हैं कि इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपग्रेड किया जाना चाहिए और उसको यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाना चाहिए, और उसको इतने अधिकार देने चाहिए कि वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसको पॉइंट आउट करे, उसको समाधान करने की ताकत, जितनी भी अधिकार उसको चाहिए, डेलीगेट किए जाए। और जहाँ तक आतंक को रोकने का
भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत है, इसके लिए बहुत छोटा सा काम करने की ज़रूरत है। आतंक का परमानेंट इलाज हो जाएगा। भारत में कोई भी आतंकवादी घटना नहीं घटेगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि जैसे यूरोपियन यूनियन के 27 देश पहले एक दूसरे को लड़ते थे, मरते थे, कटते थे, एक दूसरे में आतंकवाद फैलाते थे। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी की लड़ाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, कितना एक दूसरे देशों को बर्बाद करने पर आमादा थे। लेकिन 27 देशों ने मिल करके एक पार्लियामेंट बना ली, एक सरकार कमिश्नरी बना ली, उन्होंने अपनी एक सिटीजनशिप की व्यवस्था बना ली, उन्होंने अपनी एक पुलिस बना ली, उन्होंने एक मिल करके एक सेना बना ली, उन्होंने मिल करके एक अपनी करेंसी नोट बना लिया। आज वो शांत भी है। अब कोई आतंकवादी घटना, एक देश दूसरे देश के लिए आतंकवाद को प्रायोजित नहीं कर रहा, स्पॉन्सर नहीं कर रहा। आज वो पीसफुली जी रहे और वो हमसे ज्यादा समृद्ध भी है। आज उनका यूरो डॉलर अमेरिका के डॉलर को मात दे रहा है। हम जब हर मामले में पश्चिमी देशों की नकल करते हैं, तो क्या यूरोपियन यूनियन जैसा दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन हम नहीं बना सकते? अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बात कर रहे हैं। मैं सार्क से आगे की बात कर रहा हूं। सार्क तो केवल सांस्कृतिक और इकोनॉमिक दो ही मुद्दे पर बना था। हम इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कल्चरल भी इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं। जैसे भारत आज 30 प्रदेशों का यूनियन है, उसी तरह 7-8 देशों का एक और यूनियन बन जाए, उसकी एक राजधानी बन जाए, इन सभी देशों की एक सेना बन जाए, इन सभी देशों का एक चुनाव हो, उस चुनाव से उसकी संसद चुना जाए और संसद मिलके एक प्रधानमंत्री बना दे, तो इन सभी की एक अदालत बन जाए। अगर सीमा संबंधी विवाद है भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के या बर्मा के या किसी भी देश के, बांग्लादेश के, जिसका सीमा संबंधी विवाद है, उस साउथ एशियन अदालत में जाके मुकदमा कर दे। जिनके और अपने गए हैं वो किस कोर्ट में जाएं, ऐसा भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, हाँ। किस कोर्ट में जाएं? मान लो पहलगाम की उदाहरण लो। हाँ। पहलगाम की घटना घटी और भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान का हाथ है। हाँ। कैसे पता चले पाकिस्तान का हाथ है? भारत सरकार जो कहेगी उसमें पूर्वाग्रह तो रहेगा। नहीं, हमें किसी दुश्मन ने सामने से मारा है, हमें नहीं पता है कि किसने मारा है, लेकिन वो जो पीड़ित है वो कहाँ जाए, किससे शिकायत करे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि कहाँ जाए। इसके लिए ही तो मैं एक इंटरनेशनल पुलिस और इंटरनेशनल अदालत की बात कर रहा हूँ। वहाँ जा सकते हैं फिर। वहाँ वो है नहीं ना, कहाँ जाए? नहीं, वो जाए कहाँ? वो है कहाँ? इस तरह आपने पिछली बार कहा था कि इतने देशों में लड़ाई होती, वो कहाँ जाए मारे? जी हाँ, मतलब हमारे ऊपर आपने अटैक किया। हाँ। मेरे पास थाना तो होना चाहिए कि मैं जाके मुकदमा लिखाऊं। अब हमारे आतंक से परेशान लोग हैं, मान लो इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो अब इसमें पाकिस्तान की सरकार को सजा कौन दे? क्या भारत सरकार दे सकती है? ये तो जंगली तरीका है। आपने मेरे घर पे आग लगाई और मैं आपके घर में आग लगा दूं, ये तो सभ्यता ही नहीं, तो जंगली तरीका है। तो फिर आप हमारे घर में दोबारा आग लगाओगे, फिर हम आपके घर में तिबारा आग लगाएंगे, आप मेरे घर में चौथी बार आग लगाओगे। इमोशन से खेलने वाली बात नहीं है ये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने रणनीति जनता को कहाँ बताई कि क्या कर देंगे? मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आतंकवाद सत्ता में पहुंचने और सत्ता में बने रहने का जरिया है, तो ये पॉलिटिशियन कभी भी आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे। ये चाहेंगे कि हे भगवान, ये आतंकी घटनाएं रोज घटे, जिससे मैं कुर्सियों पर बैठा रहूं, हिंदू मुस्लिम और लोगों को झगड़ा कराता रहूं, और ये घड़ियाली आंसू भी बहाता रहूं कि जैसे लोगों के मरने से, लोगों के सिंदूर उजड़ने से मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये घड़ियाली आंसू ये चाहते हैं पॉलिटिशियन को बहती रहे, और उनके इस घड़ियाली आंसू को देख करके जो देश के लोग हैं वो आहत होते रहें और उनके ईमानदारी का सबूत मांगते रहें। मैं मानता हूं कि जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक दल आतंकवाद को खत्म करने का और युद्ध को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं बनाती, कम से कम भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशियाई यूनियन, जिसको कुछ लोग अखंड भारत भी कहते हैं, इस दिशा में नहीं बढ़ते, कोई इन सभी पड़ोसी देशों की एक साझी पुलिस नहीं बनाते, साझी जांच एजेंसी नहीं बनाते, साझी अदालत नहीं बनाते, तो हम ऐसे प्रत्येक दल, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक देश को यही मानेंगे कि वह अपने देश के लोगों को जानबूझ करके मरवा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए।